India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लखीमपुर हिंसा मामले में ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया केस पूरा होने में लगेंगे करीब 5 साल। पीड़ित पक्ष ने की रोजाना सुनवाई की मांग। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संवैधानिक प्रावधानों को देखना होगा। सॉलिसिटर जनरल ने दी दलील, उपराज्यपाल की अवहेलना बिल्कुल गलत। एनसीएलटी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने गूगल ने दी याचिका। बाजार में वर्चस्व गलत इस्तेमाल पर सीसीआई ने लगाया था 1338 करोड़ का जुर्माना। उपहार सिनेमा त्रासदी पर वेब सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। नेटफ्लिक्स की ओटीटी रिलीज के खिलाफ अंसल बंधु ने की है अपील। चरित्र हनन का लगाया है आरोप। India Legal presents Courts Roundup. अक्टूबर 2021 में किसानों की हत्या से संबंधित लखीमपुर खीरी मामले को देख रही उत्तर प्रदेश की ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुकदमे को पूरा करने में कम से कम 5 साल लगेंगे। वहीं पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से रोजाना सुनवाई करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर विचार करते हुए ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी। आशीष मिश्रा पर अक्टूबर 2021 की लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में लोगों की कथित रूप से हत्या करने का आरोप है, क्योंकि उनकी गाड़ी कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर कथित रूप से चढ़ गई थी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई कर रहे सत्र न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि सामान्य तौर पर मुकदमे की सुनवाई पूरी करने में लगभग 5 साल लग सकते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा भी एक आरोपी है। शीर्ष अदालत को भेजे पत्र में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि मामले में अभियोजन पक्ष के 208 गवाह, 171 दस्तावेज और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की 27 रिपोर्ट है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा सत्र न्यायाधीश कह रहे हैं कि सामान्य परिस्थितियों में 5 साल लग सकते हैं। सर्वोच्च अदालत ने पिछले महीने सत्र अदालत से पूछा था कि उस अदालत में अन्य लंबित या प्राथमिकता वाले मुकदमों की समय सारणी से समझौता किए बिना लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई पूरी करने में सामान्य तौर पर कितना समय लगने की संभावना है। पीठ अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में आशीष मिश्रा की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता से इस बात की पुष्टि करने को कहा कि क्या घटना में कथित रूप से किसानों को रौंदने वाली एसयूवी में सवार 3 लोगों की हत्या के मामले में दर्ज एक अलग मुकदमे में नामजद 4 आरोपी अभी भी हिरासत में हैं। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में उस समय हुई हिंसा में 8 लोग मारे गए थे, जब किसान क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे।
उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के मुताबिक एक एसयूवी ने 4 किसानों को कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा भी सवार था। घटना से आक्रोशित किसानों ने कथित तौर पर एसयूवी के चालक और भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी थी। हिंसा में एक पत्रकार भी मारा गया था। पिछले साल 6 दिसंबर को निचली अदालत ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में मिश्रा और 12 अन्य के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों में आरोप तय किए थे, जिससे सुनवाई की शुरुआत का रास्ता साफ हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में जातिगत जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जातिगत जनगणना कराने के लिए पिछले साल 6 जून को राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में जातिगत जनगणना के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है। ये याचिका बिहार निवासी अखिलेश कुमार ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, लिहाजा अधिसूचना को ही रद्द करने की गुहार सबसे बड़ी अदालत से लगाई गई है। याचिका में 7 बिंदुओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा उठाया गया है। पहला तो ये कि बिहार में जातिगत जनगणना कराने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और मूल ढांचे का उल्लंघन है। दूसरा मुद्दा ये कि क्या भारत का संविधान राज्य सरकार को जातिगत आधार पर जनगणना करवाने का अधिकार देता है। तीसरा ये कि क्या 6 जून को बिहार सरकार के उप सचिव की ओर से जारी अधिसूचना जनगणना कानून 1948 के खिलाफ है। चौथा मुद्दा ये है कि क्या किसी समुचित या विशिष्ट कानून के अभाव में जाति आधारित जनगणना के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति हमारा संविधान राज्य को देता है। पांचवा मुद्दा ये कि क्या राज्य सरकार का जातिगत जनगणना कराने का निर्णय सभी राजनीतिक दलों की सहमति से लिया गया एक समान निर्णय है। छठा कि क्या बिहार में जाति आधारित जनगणना के लिए राजनीतिक दलों का कोई निर्णय सरकार पर बाध्यकारी है। सातवां और अंतिम ये है कि क्या बिहार सरकार का 6 जून का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का अभिराम सिंह बनाम सीडी कोमाचेन मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि बिहार राज्य की अधिसूचना और फैसला अवैध, मनमाना, तर्कहीन, असंवैधानिक और कानून के अधिकार के बिना है। बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना की जो शुरुआत हुई है, उस जातीय जनगणना को चैलेंज करते हुए कि यह भारत के संविधान के खिलाफ है और बिहार की जनता में भारी असंतोष है इस जनगणना को लेकर, क्योंकि बिहार की जनता जातीय उन्माद से उब चुकी थी और पिछले कुछ वर्षों से जो लोगों में जातीयता की जो भावना थी वो मिटने लगी थी और लोगों में प्रेम भाईचारा का एक माहौल बन रहा था, उसको तोड़ने की राजनीतिज्ञों के द्वारा और सरकार के द्वारा एक सुनियोजित प्रयास था। इसलिए हम लोगों ने, चूंकि ये असंवैधानिक है, ये इल्लीगल है और बिहार की सरकार जातीय जनगणना नहीं कर सकती है, इन भावना से ओतप्रोत होकर के हम लोगों ने पिटीशन फाइल किया है। कल मैं माननीय न्यायालय के समक्ष मेंशन करूंगा ताकि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जहां सुप्रीम कोर्ट ने कैडर आवंटन और ट्रांसफर पर संवैधानिक प्रावधानों को देखने की बात कही, तो दिल्ली सरकार ने बहुलवाद और लोकतंत्र के लिए दलील दी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उपराज्यपाल की अवहेलना बिल्कुल गलत है। संघवाद इसे संरक्षित करता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने पास रखा है। सिंघवी ने कहा कि बहुलवाद और लोकतंत्र एक प्रतिनिधि सरकार की पहचान होती है। क्या राज्य सरकार की संपत्तियों पर एनडीएमसी द्वारा लगाया गया नगरपालिका कर केंद्रीय कर है? दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला। केंद्र सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए पॉलिटिकल मैच्योरिटी न दिखाने का आरोप लगाया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली सरकार गलत धारणा बना रही है कि उपराज्यपाल ही शो चला रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 1992 से अलग अलग और परस्पर विरोधी एवं अलग अलग विचारधाराओं वाली सरकारें रहीं, लेकिन फिर भी सब सौहार्दपूर्ण तरीके से चल रहा था। अब इस तरह की समस्या हो रही है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ये पूरा मामला संवैधानिकता का नहीं बल्कि धारणा का है। उपराज्यपाल द्वारा निर्वाचित सरकार की अवहेलना कर सब कुछ किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश संघ का विस्तार है, इसीलिए दिल्ली में 239A है। मंगलवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार में क्या शक्ति है, इस पर हमें विचार करना है। कल भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या CCI के द्वारा गूगल पर लगाए गए जुर्माने के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को CJI के सामने उठाया गया। गूगल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि आदेश के मुताबिक 19 जनवरी तक आदेश का अनुपालन करना है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि NCLAT ने गूगल की अपील पर सुनवाई की तारीख अप्रैल में तय की है, ऐसे में उनकी अपील निष्फल हो जाएगी। सिंघवी ने कहा कि CCI के द्वारा लगाया गया जुर्माना बिना किसी सबूत के और गलत जांच के आधार पर लगाया गया है। CJI ने यह भी कहा कि गूगल की याचिका पर 16 जनवरी को सुनवाई करेंगे और दरअसल अमेरिकी टेक कंपनी गूगल ने NCLAT के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें गूगल कंपनी पर CCI के द्वारा लगाए जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। NCLAT ने CCI के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि आदेश 20 अक्टूबर 2022 को दिया गया, जबकि इसके खिलाफ अपील 20 दिसंबर 2022 को दाखिल की गई है। CCI ने गूगल पर 1338 करोड़ का जुर्माना लगाया है, जिस पर गूगल की NCLAT में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए CCI के द्वारा लगाए गए जुर्माने पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था। CCI ने गूगल पर यह जुर्माना एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण के मामले में कई बाजारों में अपने दबदबे का गलत फायदा उठाने पर लगाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1997 की उपहार सिनेमा त्रासदी पर आधारित आगामी वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर की रिलीज के खिलाफ दायर मुकदमे में फैसला सुरक्षित रख लिया है और इस मामले में कारोबारी सुशील अंसल को दोषी ठहराया जा चुका है। ताजा मामले में सुशील अंसल ने इस वेब सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। इसे लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 13 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है। दिल्ली के उपहार सिनेमा त्रासदी पर आधारित नेटफ्लिक्स की OTT वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर की रिलीज पर रोक लगाने की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। उपहार सिनेमा के मालिक और उस अग्निकांड में सजा याफ्ता सुशील अंसल की तरफ से पेश हुए वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि 1997 की उस घटना में 59 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसमें सुशील अंसल को सजा हुई थी, उसे जेल भी जाना पड़ा था। सजा के आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई लंबित है। अंसल के वकील ने कहा कि कोर्ट किताब के उस भाग को भी देखे जिस पर फिल्म बनाई गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि 2015 में किताब पब्लिश हुई थी और अब आप राहत की मांग कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये कोर्ट के आदेश की आलोचना हो सकती है, लेकिन ये मानहानि का दावा नहीं हो सकता। अंसल के वकील ने कहा कि वेब सीरीज में मेरे ऊपर सामूहिक हत्या और हत्या करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही ये भी दिखाया गया है कि इसके लिए मैंने कभी माफी भी नहीं मांगी, जबकि सच्चाई इससे काफी अलग है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मैंने माफी भी मांगी थी। अंसल ने कहा कि प्रथम दृष्टया सीरीज में मेरे किरदार का गलत चित्रण किया गया है। नेटफ्लिक्स के वकील ने कहा कि पूरी वेब सीरीज 2016 में आई किताब के ऊपर आधारित है। सभी चीज पब्लिक डोमेन में है। 19 सितंबर 2016 को किताब रिलीज हुई थी। 18 दिसंबर 2020 को फिल्म बनाने की घोषणा हुई। 8 नवंबर 2021 को मामले में सजा का ऐलान हुआ। अंसल की 7 साल की सजा और 225 करोड़ का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया था। नेटफ्लिक्स के वकील ने कहा कि 14 दिसंबर 2022 को हमने घोषणा की थी कि 13 जनवरी 2023 को वेब सीरीज रिलीज की जाएगी, लेकिन रिलीज से पहले अंतिम समय में इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रकाशक पेंगुइन ने कहा कि किताब तो 2016 में ही बाजारों में आ गई थी। लेखकों को अपने विचार रखने की पूरी छूट है, इससे कोई भी उनको नहीं रोक सकता। अंसल ने दलील दी कि वेब सीरीज की शुरुआत में ये घोषणा की गई है कि ये काल्पनिक कथा है, तो इसमें मेरे नाम का चरित्र दिखाना मेरी निजता का हनन है। एकल जज पीठ के जस्टिस यशवंत वर्मा ने सवाल पूछा कि इन्होंने ये कब कहा कि ये फिल्म पब्लिक रिकॉर्ड पर आधारित है। फिर अंसल ने दलील रखी कि किताब में अदालती सबूतों से छेड़छाड़ को भी विस्तार से लिखा गया है, जबकि ये 25 साल पुराना मामला है। कोर्ट इस किताब और इस पर आधारित फिल्मी वेब सीरीज पर रोक लगाए। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। श्रीनिवास शर्मा बनाम भारत सरकार केस में अदालत ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशस्त्र बल माना है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही गई है। इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं थी। पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ था। 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया था। उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया। सीएपीएफ को भी सिविल कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन से बाहर कर दिया गया और उस वक्त सरकार का मानना था कि देश में सेना, नेवी और वायुसेना ही सशस्त्र बल है। बीएसएफ एक्ट 1968 में कहा गया है कि इस बल का गठन भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में किया गया था। इसी तरह सीएपीएफ के बाकी बलों का गठन भी भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में हुआ है। कोर्ट ने माना है कि सीएपीएफ की भारत के सशस्त्र बलों में शामिल है और इस लिहाज से उन पर भी एनपीएस लागू नहीं होता। सीएपीएफ में कोई व्यक्ति चाहे आज भर्ती हुआ हो, पहले हुआ हो या भविष्य में हो, वो पुरानी पेंशन का पात्र रहेगा। पुरानी पेंशन योजना को लेकर स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में 7 जनवरी को नई दिल्ली में हुई एक बैठक में ओपीएस बहाली की मांग को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। दिल्ली दंगा 2020 में आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। जज अमिताभ रावत ने ताहिर हुसैन पर आरोप तय करते हुए कहा कि हुसैन ने गलत तरीके से मिले धन का इस्तेमाल दंगों के लिए किया। हालांकि ताहिर हुसैन ने अब तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। कड़कड़डूमा कोर्ट 10 फरवरी को मामले पर अगली सुनवाई करेगा। दरअसल साल 2020 फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे और जिसमें कई दर्जनों लोगों की जान गंवाई गई। इस मामले में ताहिर हुसैन पर दंगे भड़काने और उनकी फंडिंग के आरोप के साथ ही अन्य कई आरोप भी हैं। दंगों के वक्त ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, लेकिन आरोपी साबित होने पर पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था। हालांकि ताहिर हुसैन ने अब तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप आरोपी के खिलाफ महिला द्वारा दायर बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया और उसे उसके साथ मामले में समझौता करने की अनुमति दी। अदालत ने यह आदेश पीड़ित द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद पारित किया कि उसने आईपीसी की धारा 376, 417 और SC/ST एक्ट के तहत पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि जब आरोपी ने उनके रिश्ते के बावजूद दूसरी लड़की से शादी करने के लिए कहा तब वो काफी परेशान थी। हालांकि उसने आगे कहा कि चूंकि मुद्दों को उनके बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया था और उन्होंने अपने अपने जीवन जीने का फैसला किया था, इसीलिए उसे आरोपी के साथ मामले में समझौता करने की अनुमति दी जाए। जस्टिस R रघुनंदन राव की पीठ ने इस पृष्ठभूमि के खिलाफ शुरुआत में कहा कि हालांकि आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय के आगे उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट ने धंधा पानी बनाम राज्य मामले में आईपीसी की धारा 376 के साथ साथ पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध की कंपाउंडिंग की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को भी ध्यान में रखा, जिसमें यह माना गया कि आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध को कम करने की अनुमति दी जा सकती है। विशिष्ट परिस्थितियां, जिसमें ऐसी स्थिति भी शामिल है जहां ऐसे मामले के बंद होने से शिकायतकर्ता और अभियुक्त के पारिवारिक जीवन को बढ़ावा मिलेगा। चलिए, कोर्ट राउंड ट्रिप में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.